हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, 7वें चरण की बहाली को लेकर के सचिवालय से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। फ्रेंड्स, आज ही मैंने सचिवालय के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से वार्तालाप किया। उनसे मैंने स्पष्ट 2 प्रश्न पूछा कि सर ऑनलाइन बहाली होगी या ऑफलाइन। तो सर ने कहा ऑनलाइन होगी। मैंने दूसरा सवाल पूछा कि सर ऑनलाइन का पोर्टल विकसित हो गया है क्या? तो उस पर वो कुछ थम से गए, चुप रह गए। फिर उन्होंने कहा कि हाँ ऑनलाइन का प्रोसेस हो रहा है। उनकी बातों से ऐसा लगा फ्रेंड्स कि अभी तक ऑनलाइन का जो पोर्टल है वो तैयार नहीं हुआ है। फिर मैंने उनसे आगे कहा कि सर अब तक कितनी नियोजन इकाइयों ने रिक्ति को लेकर लेटर जारी किया है? तो उन्होंने कहा कि 32 डिस्ट्रिक्ट ने रिक्तियों को लेकर के लेटर जारी कर दिया है। बची हुई रिक्तियों को जारी करने के लिए 6-7 नियोजन इकाई और है, वो भी 1-2 दिन में लेटर जारी कर देंगे। मैं उनसे स्पष्ट वार्तालाप कर रहा था। फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 1-2 दिन में बची हुई नियोजन इकाई भी रिक्तियों को लेकर के लेटर जारी कर देगी। मैं लगातार उनसे संपर्क में रहता हूं, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये चैनल 7वें चरण के अभ्यर्थी का ही है, इसलिए फ्रेंड आप जिस ग्रुप में भी हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। 7वें चरण की बहाली से संबंधित फ्रेंड्स, आज मैं कई मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 5 जून आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट के माध्यम से। फ्रेंड्स, आज हम ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप का चर्चा करेंगे। कौन कौन सा हमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, इन 3 बिंदुओं पर हम मुख्य रूप से जोर देना चाहेंगे फ्रेंड्स। तो बिना देर के हुए साथियों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 7वां चरण शिक्षक बहाली बिहार 2022। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कई सारे अभ्यर्थियों का कमेंट्स मेरे पास आया कि सर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एससी वाले को कौन सा लगेगा, एसटी वाले को कौन सा लगेगा। तो आज मैं इन सारी मुद्दों को, डाउट को क्लियर करने वाला हूं। फ्रेंड्स, बने रहे वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेके अंत तक देखना ना भूले, नहीं तो फिर आप लोग बाद में कमेंट्स करेंगे और आगे आप लोगों को तकलीफ आएगी। आज मैं इस मुद्दे को हमेशा के लिए ही समाप्त करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है साथियों, लेकिन आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट का। तो ये ऑनलाइन फॉर्मेट का प्रारूप होगा फ्रेंड्स, आप देख ले, इसे मैं थोड़ा जूम कर दिया हूं। आपको स्पष्ट नजर आता होगा फ्रेंड्स। तो ये बता दूं कि ये 6ठे चरण का आवेदन प्रपत्र है। आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ ऊपर में आवेदन प्रपत्र। तो इसमें था ऊपर में से फ्रेंड्स लिखा हुआ था नगर प्रखंड पंचायत शिक्षक कक्षा 1 से 8 के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र। अब नंबर 1 कॉलम में आया फ्रेंड्स, इसे मैं जूम कर देता हूं, आप थोड़ा देख सकते हैं कि ये नंबर 1 में कहा गया है नियोजन हेतु आवेदित नगर प्रखंड पंचायत का नाम। जो भी आप प्रखंड पंचायत में आवेदन करेंगे वो यहां आपको लिखना था। नंबर 2 की बात कर ले अगर साथियों, तो शिक्षक की कोटि, यानी आप किस कोटि के, किस कैटेगरी के शिक्षक बनना चाहते हैं। तो नगर शिक्षक, प्रखंड शिक्षक या पंचायत शिक्षक। तो साथ साथ आप बताते चलूं फ्रेंड्स कि ये तो 6ठे चरण का आवेदन पत्र है। 7वें चरण में
जैसा कि मालूम है आप सभी को कि ऑनलाइन आवेदन होगा, तो इसमें ये दोनों कॉलम नहीं रहेंगे। ऑनलाइन के फॉर्मेट में ये नंबर 1 और नंबर 2 का कॉलम नहीं रहेगा। एक ही आवेदन होगा। एक ही आवेदन से हमें 5 या 8 जिले का ऑप्शन दिया जाएगा चुनने के लिए कि हाँ 5 या 8 या 10 जिले में आप की जो मेरिट बनेगी उसमें आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। इसलिए नंबर 1 और नंबर 2 जो छठे चरण में था वो 7वें चरण में नहीं रहेगा। अब नंबर 3 की बात करते हैं तो नियोजन का विषय को नंबर में आप देख सकते हैं साथियों, नंबर 3 में को में 1 से 5 के लिए समान शिक्षक होंगे तो इसमें टिक करेंगे, उर्दू शिक्षक होंगे तो इसमें टिक करेंगे, बांग्ला शिक्षक होंगे तो इसमें टिक करेंगे। इसी तरह 6 to 8 के लिए साथियों आप देख सकते हैं कि गणित विज्ञान है तो गणित विज्ञान के लिए आप इसमें टिक करेंगे, और विज्ञान सामाजिक यानी एसएसटी के टीचर इसमें टिक करेंगे। यदि आप भाषा के बनना चाहते हैं तो हिंदी भाषा है तो इसमें टिक करेंगे, संस्कृत है तो इसमें, अंग्रेजी है तो इसमें, उर्दू है तो इसमें टिक करेंगे। ये हो गया 6 to 8 के लिए। तो ये तो आप ऑनलाइन फॉर्मेट में ये प्रारूप रहेगा फ्रेंड्स। अब चौथे नंबर की बात कर लेते हैं। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में और अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, तो ये दोनों में तो आपको लिखना है। तो ऐसे ही ऑनलाइन में भी ये दोनों कॉलम रहेंगे फ्रेंड्स। अब 5 नंबर की बात कर लेते तो 5 के को और खो में, 5 के को में पिता का नाम है और खो में माता का नाम है, तो ये भी हमें ऑनलाइन प्रारूप में देखने को मिलेंगे, पिता और माता दोनों का नाम। अब छठे नंबर की बात कर लेते हैं तो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, ये भी हमें ऑनलाइन में देखने को प्रारूप मिलेगा। 7वें नंबर पर मैं बाद में आऊंगा फ्रेंड्स। 8वें नंबर की बात कर लेता हूं तो लिंग, स्त्री यानी महिला और पुरुष जो क्लाइंट जैसे होंगे, महिला वाले पुरुष महिला में टिक करेंगे और पुरुष वाले पुरुष में टिक करेंगे। 9 नंबर की बात कर लूं साथियों तो अस्थाई पता है, ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला, पिन कोड, ये आप देख सकते हैं। 9 नंबर कॉलम में अस्थाई पता है, ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, थाना, जिला, और इधर ये पिन कोड है साथियों। इसी तरह पत्राचार का पता 10 नंबर कॉलम में है, तो ये भी ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। 11 नंबर में है कोटि, अनारक्षित या आरक्षित, तो जो अनारक्षित होंगे वो अनारक्षित में टिक करेंगे, जो आरक्षित में होंगे वो आरक्षित में टिक करेंगे। ये भी आपको ऑनलाइन में फॉर्म का फॉर्मेट रहेगा। अब बात कर लेते हैं 12 नंबर आरक्षण की कोटि, कि आरक्षण की कोटि जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, इसके बाद पिछड़ा वर्ग, फिर आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के क्लाइंट जो जैसे होंगे वो अपने हिसाब से अपना टिक करेंगे, जो जिस कैटेगरी के टीचर्स होंगे वो अपने हिसाब से उनमें टिक करेंगे। इसी तरह 13 नंबर ऑप्शन की बात कर लेते हैं साथियों। तो 13 नंबर में यदि विकलांग हो तो विकलांग जो है तो दृष्टिबाधित विकलांग है, श्रवण बाधित है या अस्थिजन्य निशक्त, तो जो जिस कैटेगरी के विकलांग होंगे उसमें वो टिक करेंगे। खो नंबर की बात कर लेते हैं तो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृति का पोता पोती नाती नतनी जो लागू है उसे टिक करें। तो ये भी कॉलम आपसे ऑनलाइन का फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, तो आप देख सकते हैं साथियों माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक, प्रतिष्ठा पर शैक्षणिक योग्यता, ये भी आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। विद्यालय महाविद्यालय का नाम, जिस विद्यालय महाविद्यालय से आपने ये शिक्षा प्राप्त किया उसका नाम। इधर आ जाए फ्रेंड्स तो देखते हैं कि बोर्ड परिषद विश्वविद्यालय का नाम, तो आप जिस बोर्ड से आप पास करे हैं उस बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल पूर्णांक और कुल प्राप्तांक यानी आपने कितना प्राप्त किया, और प्रतिशत अंक जो आपका परसेंटेज है वो लिखना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर देखें तो यहां पर आपको देखिएगा फ्रेंड्स शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट और बीटेट, यहां पर आपको सीटेट या बीटेट का
देना है कि आपने बीटेड कहाँ से किया, विश्वविद्यालय का नाम, बोर्ड परिषद का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष, कुल पूर्णांक, कुल प्राप्तांक, प्रतिशत अंक। जैसे आप मैट्रिक, इंटर, बीए और पर शैक्षणिक यानी सीटे, इस ये जो आप किया है डीएलएड या बीएड, तो उसी हिसाब से, जैसे ये डीएलएड बीएड के लिए हो गया, चाहे आपने डीएड किया हो या बीएड किया हो या बीएलएड किया हो, तो यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, बीए, और ये चाहे बीएड है चाहे डीएलएड है, और ये सीटेड बीटेड के लिए, ये सीटेड बीटेड के लिए, ये बीएड हो गया और ये डीएलएड हो गया उसके लिए। तो जिस विश्वविद्यालय से किया है, जो जिस बोर्ड परिषद से किया है, आपने कौन से वर्ष में कंप्लीट किया है, कुल पूर्णांक क्या था, आपने कितना प्राप्तांक किया है, और आपका एवरेज प्रतिशत कितना है वो लिखना है। इतने आपको मिलेंगे। और इसके बाद बता दूं साथियों कि ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अब मैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। उसके बाद फिर मैं मेरिट पर आऊंगा कि मेरिट कैसे बनेगा। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले साथियों, तो 7वां चरण शिक्षक बहाली बिहार 2022 7 फेज के लिए मैंने इसे तैयार किया है फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो है, सबसे पहले रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये आपको लगेंगे, ये सभी को लगेंगे। आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र, ये सभी को लगेंगे। आधार कार्ड, ये भी सभी को लगेंगे। इनकम सर्टिफिकेट, ये भी सभी को लगेंगे, लेकिन अभी नहीं, ज्वाइनिंग के घड़ी काउंसलिंग के समय लगेगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, तो जो कास्ट में आते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, उनके मुताबिक उनको सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस के क्लाइंट हैं, जो ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाहते हैं, तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। अब अगर आगे और बात करूं, तो डोमिसाइल आप लोग बना लेंगे। डोमिसाइल, ये हैंडीकैप के लिए पीएससी, तो जो हैंडीकैप के होंगे, विकलांग कोटि से आएंगे, उनके लिए ये मस्ट रहेगा। उसके बाद ये 8 नंबर में बात करूं, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये एसपी ऑफिस से बनेगा। आपको पुलिस स्टेशन, अपने जो निजी क्षेत्र के थाना है, वहां से आपको वेरीफाई करा करके एसपी ऑफिस में जमा होगा, फिर एसपी ऑफिस से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये आपको ज्वाइनिंग के समय में, काउंसलिंग के समय में आपको जरूरत पड़ेगा, इसलिए। और 6 महीने पहले का ही बना होना चाहिए, 6 मंथ आफ्टर नहीं, 6 मंथ बिफोर होना चाहिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 6 मंथ बिफोर होना चाहिए, 6 मंथ आफ्टर नहीं होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब अगर बात करूं साथियों, फोटो बिफोर 6 मंथ, जी हां, रंगीन फोटो लगेगा बिफोर 6 मंथ, नॉट आफ्टर 6 मंथ। इसका आप ध्यान रखेंगे, 6 महीने तक का खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। ईमेल आईडी तो मैंने बता ही दिया था कि ये तो आप जब ऑनलाइन करेंगे तो उसी में आपको ज़रूरत पड़ेगा। और एनसीएल के जो होंगे उनको एनसीएल। अब बता दूं कि एनसीएल में बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आया था कि सर एनसीएल किसको किसको लगेगा, तो एक बार मैं उन्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि एनसीएल में देखिए कौन कौन से जात के लोग आएंगे, इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। एनसीएल सभी के लिए नहीं है, जितने भी जनरल क्लाइंट हैं उनको एनसीएल नहीं लगेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। एनसीएल में आते हैं कौन कौन से जात वाले, तो बता देता हूं। नाई, नाई, बनिया, लोहार और कानू, ये एक कास्ट होता है कानू, ठीक है। नाई जो बाल काटते हैं, बनिया, और उसके बाद लोहार और कानू, ये 4 जो है एनसीएल में आएंगे, यानी नॉट
क्रीमी लेयर, ठीक है, नॉट क्रीमी लेयर में, इसके लिए उनको NCL लगेगा। और Cl यानी क्रीमी लेयर में कौन कौन आते हैं, तो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे सोनार, सोनार, ये क्रीमी लेयर में आएंगे ये सब, ठीक है। अवधिया, अवधिया ये जात वाले आएंगे। और कोयली, कोयली, और एक अहीर जाति आती है, अहीर, अहीर को मैं इधर लिख दे रहा हूं फिर से, अहीर, ये 4 Cl में आएंगे यानी क्रीमियल लेयर, ठीक है। और नाई, बनिया, लोहार, कानू नॉट क्रीमियल यानी NCL में आएंगे वो सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब एक बात यहां पर बता दूं कि जो शादीशुदा महिला अभ्यर्थी है उनका आवासीय, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स, इनकम वगैरह जो भी है वो उनके फादर के एड्रेस, फादर के नाम के वहां का बनना होना चाहिए। कुछ महिला अभ्यर्थी बिहार के बाहर राज्य की होंगे जिनकी शादी बिहार में हुई है, तो उनके फादर का आवासीय, इनकम और जो जाति है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो उनको उनके फादर के एड्रेस का मिलेगा। जो भी आप लोग बनाएंगे, तो मैं बता दूं कई बच्चे का कमेंट्स आता रहता है कि सर कहां से बनाएं, तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये सब बनाएंगे तो ब्लॉक स्तर से बनाएंगे, ब्लॉक स्तर पर से हर सर्टिफिकेट वैल्यू होगा। बाकी ब्लॉक के बाद भी बनते हैं अदर में भी, लेकिन अगर आपने ब्लॉक का बना लिया तो वो सर्वमान्य होगा, वो कभी रद्द नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक भाई का कमेंट्स आया था कि SC वाले को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो SC वाले के लिए मैं बता दिया हूं, उनको कमेंट्स के माध्यम से जवाब दे दिया हूं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं 7th फेज के अभ्यर्थी, तो बताना मेरा फर्ज बनता है। तो मैं बता दूं कि SC वाले जो भी हैं, तो इनका जो निवास है यानी आवासीय, वो तो इनको लगेगा ही, ठीक है। और उसके बाद इनका इनकम लग जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट, और SC का जो इनके पास तो ऑलरेडी प्रमाण पत्र होगा ही, तो ये 3 लगेंगे ही लगेंगे। और बाकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते हैं वो तो देना मस्ट है। इसी तरह ST वाले को भी ऐसा ही लगेगा। चलते फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात बता दूं कि NCL जो है, NCL OBC जाति को लगेगा, NCL OBC जाति को लगेगा। NCL जो है SC ST के लिए नहीं है, SC ST के क्लाइंट को NCL नहीं लगेगा। इनको NCL की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात समझ में आ गया। SC ST के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको NCL नहीं लगेगा, OBC जो भी होंगे उनको लगेगा, क्योंकि OBC में BC और EBC के क्लाइंट आते हैं, इसलिए OBC कास्ट वालों को NCL देना होगा अगर वो इनका फायदा लेना चाहते हैं तो। चले फ्रेंड्स, यहां तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर। तो ये आप देख रहे हैं मैट्रिक का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। इसी तरह इंटर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो उसी तरह इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में भी
उसी तरह वही रहेगा मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब बात कर लेते हैं डीएलएड बीएलएड में, तो वही लगेगा जो मैट्रिक में लगेगा, रिजल्ट और सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपने अगर सीटेट किया है या बीटेट किया है तो उसका एडमिट कार्ड लगेगा साथियों, याद रखना, एडमिट कार्ड और उसके अलावा मार्कशीट सर्टिफिकेट। तो सबके मार्कशीट सर्टिफिकेट मैट्रिक से लेकर के जो भी डिग्री आपने अभी तक प्राप्त की है, मार्कशीट सर्टिफिकेट। अब मैं बता दूं कि 1 to 5 वाले को क्या करना है। तो 1 to 5 वाले को मैट्रिक और इंटर तक का ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट इस्तेमाल करना है, उनको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं देना है। 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए मैट्रिक प्लस इंटर, बस यही दो। और बाकी जो आपने ट्रेनिंग किया है, डीएलएड किया होगा तो डीएलएड देंगे, बीएड किया है तो बीएड का देंगे, और सीटेट किया है तो सीटेट का सर्टिफिकेट और मार्क्स देंगे, या बीटेट किया है तो बीटेट का देंगे। तो कहने का मतलब ये कि 1 to 5 को ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आपका डॉक्यूमेंट से क्लियर, पूरे डाउट्स हमारे हो गए हैं। आवश्यक दस्तावेज जो भी लगेंगे वो मैंने बता दिया। फिर भी किसी के कुछ डाउट्स रह गए हो तो कमेंट्स करके अवश्य पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स का रिप्लाई हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है, क्योंकि ये चैनल आपके 7th फेज के अभ्यर्थियों का ही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जिस ग्रुप से भी हो, हम सभी का ग्रुप अलग हो लेकिन हम सभी का उद्देश्य एक ही है, 7th फेज की बहाली का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी कराना और 7th फेज को जल्द से जल्द समाप्त करवाना। ये हम 7th फेज के अभ्यर्थियों का ही कर्तव्य बनता है। इसलिए साथियों इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि जैसे ही 7th फेज का कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। जो लोग घर पर रहते हैं, आंदोलन में नहीं आए थे, उनके लिए तो ये और बेहतर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको आगे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं भी कोई भी नियोजन इकाई में कुछ धांधली होती है तो आप जब ग्रुप से जुड़े रहेंगे तो आपको पूरे ग्रुप सपोर्ट करेंगे, पूरे 7th फेज के अभ्यर्थी आपकी हेल्प करेंगे। इसलिए आपके साथ कहीं भी गलत नाइंसाफी नहीं हो सकती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग जिस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लखेंदर जी हैं, मिकू पाल जी है, बबीता मैम है, इसके बाद ये कहते हैं, उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, जहन में नहीं आ रहा तो बता दूंगा, त्रिपुरारी झा है, बिक्की गोयल जी हैं। तो सभी लोग एक ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला करके 7th फेज के नोटिफिकेशन के लिए धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये किसी नए अभ्यर्थी का चैनल नहीं है फ्रेंड्स। जो आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो की खुशी में, खबरों की खुशी में चैनल को ही सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड्स ऐसा ना करें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते चलें, वीडियो देखते जाएं। जो भी आपके डाउट्स है हमें कमेंट्स भेजें, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जिस लैंग्वेज में आपको भेजना है वो आप भेज सकते हैं। आपके पूरे कमेंट्स का पूरा डाउट आपका जो भी होगा वो क्लियर कराया जाएगा। यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। ये चैनल 7th फेज के अभ्यर्थियों का ही है, लेकिन इस चैनल पर पढ़ाने वाले टीचर कुछ अलग हैं, ये बात अलग है। लेकिन धरना प्रदर्शन में साथ साथ, कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला करके उन्होंने साथ दिया है। इसलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका भी भगवान भला करेगा। आपको भी किसी की ज़रूरत पड़ेगी, आपसे भी किसी को मदद लेनी होगी, तो आप भी किसी का मदद करें, आपका भी कोई मदद करे। एज ए टीचर हम टीचरों का ये सोच होना चाहिए, यही हम लोगों की समझदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने सीख लिया और दूसरे को नहीं सिखाया। नहीं साथियों, ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए अपने साथी संगी संबंधियों का मदद करना। आगे बहुत सारी बाधाएं आएंगी तो हम लोगों को मिलकर डट कर मुकाबला करना है।
पीछे नहीं हटना है। देख ही रहे हैं कि बीटेट का आंदोलन कितना जोर शोर पकड़ रहा है, लेकिन उसके आंदोलन को सफल बनाने से पहले ही हम लोग 7वें चरण की बहाली का नोटिफिकेशन निकलवा देंगे तो निकलवा देंगे। बस हम लोगों ने ठाना है तो उसे अब पूरा भी करना है। तो इसलिए फ्रेंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर छोटी बड़ी अपडेट 7वें चरण की मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूंगा। आइए साथियों, अब हम बात करेंगे मेधा सूची की, कि मेधा सूची कैसे बनेगा। जो मैं सचिवालय से रिपोर्ट लेकर के आया हूं, तो उन्होंने तो कहा है, दीपक कुमार सिंह जी ने कहा है कि अभी इस पर विचार हो रहा है, अभी इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। हमने स्पष्ट पूछा कि क्या आप 2020 नियमावली फॉलो करेंगे 2020, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पूर्ण तो नहीं होगा लेकिन 50-50 होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि कुछ 2020 की नियमावली भी रहेगी और कुछ इसमें संशोधन भी किया जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना शिक्षक अभ्यर्थियों, 2020 की नियमावली भी रहेगी लेकिन इसमें कुछ संशोधन भी किया जाएगा। तो ऐसा आशा लगता है कि जो इसमें वेटेज की बात नहीं है 2020 में, तो उनका कहने का मतलब शायद ऐसा होगा कि सीटेड बीटेड का वेटेज भी देंगे, यही एक संशोधन कर सकते हैं। मैंने अपना भी पक्ष रखा कि मैं किस तरह से मेधा सूची बनवाना चाहता था, वो भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। फिलहाल अभी मैं बात कर लेता हूं कि 2020 में क्या है नियमावली, उसी हिसाब से मैं आपको समझाता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है साथियों, लेकिन ये वीडियो बहुत काम की होगी, जो आपके भविष्य को संवार सकती है, भविष्य को बना सकती है। इसलिए वीडियो को स्किप किए हुए बिना शुरू से लेके अंत तक देखना ना भूले साथियों। आइए देखते हैं मेधा सूची मेरिट लिस्ट NEP 2020 के हिसाब से मैंने मेरिट लिस्ट तैयार किया है। आप देख सकते हैं साथियों कि 1 to 5 के लिए 1 to 5 में मैट्रिक, इंटर और जो ट्रेनिंग किया है, यानी आपने अगर DLED किया है तो वो, या BEd किया है तो वो, ठीक है, इन तीनों के प्रतिशत को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए साथियों, मैट्रिक में मान लीजिए कि आपने 60% लाया, इंटर में आपने 70% लाया, परसेंट की बात हो रही है साथियों, 70%, और BEd में मान लीजिए आपने 80% लाया। तो इन तीनों को जोड़िए तो कितने हो जाएंगे, 21, 210 हो गए। अब इसे आपको 3 है तो 3 से आपको भाग करना है, तो कितना हो गया, 70%। 70%। अब इसी 70% में सीटेट या बीटेट का वेटेज मिलेगा, जैसा कि छठे चरण में हुआ था। समझ गए साथियों? जो ये 70% निकला, 3 से डिवाइडेड करने के बाद उसमें सीटेट अब बीटेट का वेटेज जो मिल जाएगा आपको, वो इसमें ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि 4 नंबर मिलता है वेटेज, तो 74 हो गया। ये आपका मेरिट लिस्ट हो गया। ये है 1 to 5 का, मैट्रिक का प्रतिशत, इंटर का प्रतिशत और DED या BEd का प्रतिशत, उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे और जो वेटेज मिलेगा उसको जोड़ देंगे, तो ये आपका कुल मेरिट लिस्ट हो जाएगा। इसी तरह 6 to 8 की बात करता हूं साथियों, तो 6 to 8 में आप देख सकते हैं 6 to 8 में ग्रेजुएशन में जितना प्रतिशत है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों को जोड़ के, और जो आपका ट्रेनिंग है, जो BEd किया है आपने, तो BEd, तो मान लीजिए कि अगर इसमें 70% से आप ग्रेजुएशन पास हैं और 80% आपने BEd में प्राप्त किया है, तो ये टोटल हो गए 150%। इस 150% को आप 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 75% आपका यहां तक मेरिट लिस्ट हुआ। और जो वेटेज है वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। मान लीजिए 4 नंबर वेटेज मिल जाए तो 79 हो जाएगा। 75 तो यहां तक था ही, 4 नंबर ऐड करने के बाद वेटेज का प्रतिशत, तो वो आपको 79% हो जाएगा।
ओके फ्रेंड्स, यहां तक ओके है। आगे बढ़ते हैं। अब वेटेज इस बार दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, सी नोटिफिकेशन। ये तो नोटिफिकेशन देखने के बाद ही पता चलेगा, या सचिवालय का दौरा करने के बाद अगर अपर सचिव कुछ बयान देते हैं तो फिर जैसे ही कोई बयान आएगा सचिवालय से तो मैं वैसे ही फौरन उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो आप सभी को पता चल जाएगा साथियों कि हाँ सीटेट का वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये 2020 की नियमावली के तहत मैंने मेरिट लिस्ट तैयार किया है। अब मैं बता दूं साथियों एक बात कि मेरिट लिस्ट जो है ऑनलाइन बहाली लिया जा रहा है ना। तो जब ऑनलाइन बहाली लिया जा रहा है तो उसमें ऑनलाइन के हिसाब से ही मेरिट लिस्ट बनाना चाहिए। तो ऑनलाइन में बता दूं कि कहां से आया, ये तो राजस्थान में चल रहा है रीट। ये इससे तो आप लोग सभी भली भांति विकसित होंगे, आपको मालूम है कि वहां ऑनलाइन प्रोसेस ही चल रहा है रीट में। तो वहां मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाता है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूं कि वहां जो रीट परीक्षा ली जाती है उसका 90% लिया जाता है, 90%, और एकेडमिक में 10% लिया जाता है, एकेडमिक का 10%। क्योंकि ऐसा है कि इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थी जो हैं उनको एकेडमिक में 99, 96, 97 इस तरह के मार्क्स मिलते हैं। तो एकेडमिक ईयर पर अगर लेंगे तो बिहार के जितने भी हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट हैं उन सभी को नुकसान हो जाएगा, बहुत घाटा हो जाएगा। तो ऑनलाइन बहाली आप ले रहे हैं भाई, तो ऑनलाइन का ही नियम लगा कर रखें तो ज्यादा बेहतर है। अपर मुख्य सचिव से मैंने वार्ता किया तो उन्होंने कहा कि 50-50। मैं फिर से बता दूं अपनी बात कि अपर मुख्य सचिव ने कहा कि 50-50 मैं करूंगा, 50% एकेडमिक रहेगा और 50% सीटेट बीटेड एग्जाम जो भी क्वालिफाई किए हैं। फिर दूसरे दिन अखबारों के माध्यम से आया, सूत्रों के हवाले से पता चला कि अपर मुख्य सचिव 80 और 20 का रख रहे हैं कि 80 सीटेट और बीटेड में होना चाहिए और एकेडमिक में 20। मैंने एडवाइस दिया था कि 90 होना चाहिए सीटेट बीटेड में और 10% एकेडमिक होना चाहिए। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अपर मुख्य सचिव इस पर क्या निर्णय लेते हैं। फिर भी मैंने जो मेरिट तैयार किया उसके हिसाब से मैं आपको दिखा दूं। आप देख सकते हैं साथियों कि सीटेट बीटेड का 90%, सीटेट बीटेड का 90%, एकेडमिक का 10%। जी हाँ फ्रेंड्स, एकेडमिक का 10%। अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट सीटेट में 70% मार्क्स लाता है तो तब सीटेट का इस रूल्स के मुताबिक 90% निकालना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो यहाँ पर 70% का मैंने 90% निकाला तो 63% हुआ साथियों। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि सीटेट में किसी ने 70% लाया तो 70 का 90% निकाला तो 73% बैठा फ्रेंड्स। ये क्लियर है। अब इसी प्रकार एकेडमिक का जो बोला गया था कि 10% निकालना है, तो इसी प्रकार हम एकेडमिक का 10% भी निकाल लेंगे कि एकेडमिक में मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने लाया है 80%, एकेडमिक में लेकर के वो आया है 80%, तो 80 का कितना बोला गया था ऊपर में कि 10% ही निकालना है। जैसे कि ऊपर 90% निकाला था तो इसमें 10% निकालना है। तो कितना परसेंट बैठा साथियों? 8%, 8%। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 63 और 8 जोड़ दीजिए तो फ्रेंड्स 71% मेरिट बनेगा। मैंने यही रेशियो रखा था 90:10, लेकिन अपर मुख्य सचिव 50-50 बोलकर और फिर कुछ ऐसे ही उड़ती फुड़ती खबरें आई कि 80 और 20 का रेशियो रहेगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा साथियों कि अपर मुख्य सचिव इस पर क्या निर्णय लेते हैं कि ये 90 और 10 का रेशियो रखते हैं कि नहीं रखते हैं।
क्योंकि राजस्थान में यही रेशियो चल रहा ऑनलाइन बहाली के लिए कि 90% जो है टेट एग्जाम का रहेगा और 10% एकेडमिक ईयर का रहेगा। इसी हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब देखना है कि यहाँ क्या होता है। और आप लोग हमें एक कमेंट्स करके जरूर बताइएगा साथियों कि ये जो मैंने एडवाइस रखा कि 90% सीटेड बीटेड का होना चाहिए और 10% एकेडमिक का होना चाहिए, तो इससे कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं, तो कृपया अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। आपके वोटिंग के आधार पर ही हमारे कोर टीम के अध्यक्ष सचिवालय का जब भी दौरा करेंगे तो वहां उनके समक्ष ये बातें जरूर रखेंगे, ताकि के बिहार बोर्ड जो हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको फ़ायदा हो। नहीं तो अगर 50-50 होता है तो बहुत घाटा हो जाएगा, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक बात बता दूं फ्रेंड्स कि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कुछ ग्रुपों के लोग जो हैं अफवाह फैला रहे हैं कि 80,000 सीट की बात कर रहे हैं। ये मैं बता दूं साथियों, 80,000 सीट भी कम पड़ जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी मैं जाता हूं सचिवालय का दौरा करता हूं तो मैं उनसे यही बात करता हूं कि सर 1 लाख प्लस सीट आनी चाहिए प्राइमरी के लिए खास तौर पर, क्योंकि 4 साल से बच्चे बैठे हुए हैं। आपसे पहले संजय कुमार सर थे, वो अच्छी तरह हम लोगों को जानते थे, पहचानते थे, वाकिफ भी हैं। तो दीपक कुमार सर ने कहा हाँ मैं जान रहा हूं कि छठे चरण में कुछ अभ्यर्थी जो हैं छूट गए थे, किसी कारण उनको नहीं लिया गया है, तो सीटें बहुत आएंगी, अच्छी खासी सीटें आएंगी, इतना उन्होंने कहा कि सीट का फिक्र नहीं कीजिए आप लोग, सीट अच्छी खासी सीट आएगी। इसलिए साथियों अब हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि इस खबर को अपने हर ग्रुप में शेयर कर दें और हर चैनल पर प्रारंभिक में 1 लाख शिक्षक की बहाली की मांग करें और मीडिया में भी यही बातें हम लोगों को बताना है, ताकि करके हमारी बातें शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह तक भी बात जाए कि हम लोग 1 लाख प्लस सीट चाहते हैं प्राइमरी में। इसलिए फ्रेंड्स आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हम लोगों ने हिस्सा लिया और अभी तक हम लोग हेल्प कर ही रहे हैं 7वें चरण की नोटिफिकेशन की बहाली लाने में। तो इसलिए इस खबर को भी अपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दें कि अब जो भी जाएंगे, जिस ग्रुप के भी अध्यक्ष जाएंगे सचिवालय का दौरा करेंगे, तो सभी एक ही बात बोलेंगे कि सर 1 लाख प्लस सीट चाहिए, क्योंकि 3-4 साल से बच्चे बैठे हुए हैं और अभी अगस्त में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि सीटेट होगा। तो सीटेट अगर होगा तो और काफ़ी अभ्यर्थी आ जाएंगे। इसलिए साथियों 1 लाख प्लस सीट का डिमांड करना कोई गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और अंत में एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर दूं कि आप जिस ग्रुप से भी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को हर ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।